Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. Nuclear Magnetic Resonance NMR ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ फॉर्मूलाज और डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस किए थे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कल क्या क्या बात करी थी। बात शुरू होती है NMR में हमने कैसे कैसे टॉपिक्स को कवर करना है। तो हम ग्राफ पर आ चुके थे। ग्राफ की शुरुआत होती है शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट से। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि NMR में हम करते क्या हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, पहली बात। लेकिन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को शेप उनकी डिफाइन करते हैं। किसके थ्रू? उनको हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब होती हैं। जो भी तरीके हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ लेक्चर्स में। लेकिन आइडिया यही है कि हमें मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करना है। तो शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट की बात आती कहाँ से है, तो समझना जरा। पूरी एंटायर ऑर्गेनिक के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। बोलो, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। देखो, अचानक फील्ड से बात इसलिए आती है क्योंकि एंटायर NMR के अंदर हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल को रखे उसकी शेप डिटरमाइन करने के लिए। बोलो, इतनी बात आती है क्या समझ में? तो होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख लिया और ये हमें पता है कि मॉलिक्यूल भी एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा है। इवन द H प्रोटॉन, जिसे हम H1 प्रोटॉन कहते हैं, वो भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, उनकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। बोलो, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। तो आपस में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, इसका मतलब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो वो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ रेडियो वेव्स एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसीज, उन्हें ही हम शिफ्ट का नाम देते हैं। शिफ्ट का मतलब हमें जो याद रहता है वो रहता है कि भाई एक चीज एक जगह से शिफ्ट हो गई। लेकिन NMR के अंदर जो शिफ्ट का मतलब है वो है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव एब्जॉर्बिंग। तो उसी डिफरेंसेस को हम शिफ्ट का नाम देते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। फिर बात आती है केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट होती है कि भाई म्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी, सुनना, म्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी माइनस म्यू ऑफ रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। रेफरेंस इसलिए लेते हैं ताकि हमें एक एक्यूरेट आंसर मिल जाए किस फ्रीक्वेंसी पर हम अपने न्यूक्लियाई को एब्जॉर्ब करवा पा रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू ऑफ ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है और न्यूमरेटर हर्ट्ज में होता है। एक बात। दूसरी बात, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या है इन दोनों के अलावा? ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ये सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बात याद रहेगी क्या? शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब आती है एक अहम बात। वो बात ये है कि रेफरेंस में हम कौन से मॉलिक्यूल को, उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या केमिकल शिफ्ट, मतलब रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स समझते हैं, वैसे ही NMR के अंदर भी रेफरेंस मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक मैं कहना चाहूँगा, जो मॉलिक्यूल हम म्यू जिसके हम रखते हैं रेफरेंस, वो होता है TMS, which stands for टेट्रा मिथाइल सिलेन। लिख दूं SiCH3 भाई एक बात तो समझ में आती है कि रेफरेंस हमने इसलिए लिया ताकि एटलीस्ट हमें एक चीज की वैल्यू पता रहे और उसको हम घटाते रहेंगे जिसकी हमें निकालनी है म्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात समझना, TMS ही हम क्यों लेते हैं ये आपको सब बता देंगे। TMS लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझने पर हमें पता चलता है TMS इसलिए लिया जाता है। पहली बात
इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 होती है, मतलब हाईली शील्डेड। सुनना, एक इंपॉर्टेंट और बात बताता हूँ, हाईली शील्डेड से क्या रिलेट करना है आपको, जो आगे डिस्कस करेंगे वहां पर हमें काम आएगा। हायर द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, लोअर द वैल्यू ऑफ शील्डिंग। लोअर शील्डिंग, लोअर शील्डिंग का मतलब मैं लिख दूं, हायर द केमिकल शिफ्ट, हायर द डी शील्डिंग। बोलो कुछ गलत लिखा क्या? बस मैं जरा सा वर्ड चेंज किया है, मतलब वही। जितनी कम वैल्यू केमिकल शिफ्ट की उतनी ज्यादा शील्डिंग। ये बात आपको याद रखनी है। इसका भी हम रीजन समझेंगे, इसका भी रीजन समझेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पर अभी यहाँ पर इसकी कंसेप्ट की इतनी ही जरूरत है, जब आएगा हम बखूबी इसको समझेंगे। बोलो ये बात याद रहेगी क्या? डेल 0 का मतलब हाईली शील्डेड। तो पहला कारण ये है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये इनर्ट बिहेव कर रहा है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ना ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इनर्ट इसका बिहेवियर है। और इसके जो 12 हाइड्रोजन है, सेम पीक दिखाते हैं ग्राफ के ऊपर। हाँ, पीक फॉर दोज हु डोंट नो, ये ग्राफ हम एनएमआर में समझते हैं। ये पीक्स, ये पीक की हम बात कर रहे हैं, इनको हम पीक से डिनोट करते हैं। तो 12 के 12 हाइड्रोजन, 4 3 12, 12 हाइड्रोजन हैव सेम पीक, केमिकली इनर्ट, हाईली वोलाटाइल। तो ये कारण है कि why TMS is used as a reference molecule। तो शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट की बातें हो गई। फॉर्मूला एक बार बेसिक फॉर्मूला, म्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग, हाइड्रोजन की बात चल रही है तो आप H लिख सकते हैं, माइनस म्यू ऑफ H ऑफ रेफरेंस। भाई H रेफरेंस में भी हमने अभी जाना ना कि 12 के 12 हाइड्रोजन सेम पीक शो करती है, अपॉन म्यू ऑफ ऑपरेशन। अगर मैं आपको ये समझा पाऊं कि ऑपरेशनल को हमने डिनोमिनेटर में क्यों लिया, देखो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मॉलिक्यूल हम स्टडी कर रहे हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखा है, रेफरेंस वो भी उसके अंदर रखा है। तो इतना तो हमें पता है कि कैलकुलेशन इनके सब्ट्रैक्शन से ही होगी। शिफ्ट का मतलब होता है डिफरेंस, शिफ्ट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि डिफरेंस है। अगर आप ये भी लिखेंगे ना कि अपनी लैंग्वेज में बनाकर, द डिफरेंस बिटवीन म्यू एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी एंड म्यू ऑफ रेफरेंस, तो वो भी एक शिफ्ट की डेफिनेशन होती है। तो यही हमें शिफ्ट पता थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी शो करता है। इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा। तो किया क्या हमने, उन दो उसको कॉमन कर लिया। कॉमन कैसे? हमने कहा भाई म्यू ऑफ ऑपरेशनल एब्जॉर्बिंग भी रखेगा और म्यू ऑफ ऑपरेशनल रेफरेंस भी रखेगा। डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया, तो यही फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो समझ में आया फॉर्मूला भी कैसे बनता है। और बेहतर तरीके से हम फॉर्मूले को समझ पाएंगे जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमें समझना है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। So let's switch on to our theories and stories. What's the topic? Factors affecting chemical shift. पहला, टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्लैश कार्बन।
समझना, मैं 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ए बी सी। ये एच ए, इतनी बात हमें मालूम है कि इसी प्रोटॉन की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एच बी, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन अटैच्ड, सेकेंडरी, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये ड्रॉ करता हूँ। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और हाइड्रोजन लास्ट में जिस कार्बन से अटैच्ड है 1, 2, 3 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हम पता करना चाहते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, म्यू ए कह दूं, सॉरी, डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी, इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले जीओसी के थ्रू अगर हम चलें, इस कार्बन की रिक्वायरमेंट 2 जगह से पूरी हो रही है, तो ये ज्यादा एच से खींच। एक बात, इस कार्बन पर 2 कार्बन अटैच है, तो कुछ इससे ले लेगा, कुछ इससे ले लेगा, 1, 2, 3, तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी, कहां से, HC से। इसका मतलब जीओसी के अकॉर्डिंग मैं इस ऑर्डर को लिख सकता हूं, डेल ए, भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, नेट इफेक्टिव, भाई हमें पता है प्रोटॉन को हम, इस मॉलिक्यूल को हम कहाँ रख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जितनी ज्यादा इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उतनी ही बी इफेक्टिव कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट यहाँ कम हो गई, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा हुई, यहाँ तीनों को मिला के और ज्यादा हुई। इसका मतलब जितनी कम उतनी अच्छी केमिकल शिफ्ट आई होगी, क्योंकि बी इफेक्टिव बढ़ा होगा। तो ये ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि एज आई टोल्ड टुडे, जीओसी इसमें एनएमआर में अप्लाई करना इज अ कंप्लीटली गेम ऑफ फूल्स। लिख देता हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनएमआर में सबसे पहले अप्लाई नहीं करनी है। तो हम अप्लाई क्या करें आंसर के लिए, एक्चुअली होता क्या है, कंसेप्ट हमारा सही चल रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट डाटा कुछ और आया, इंस्ट्रूमेंट ने कुछ और बताया। देखो एक्सपेरिमेंट डाटा मैं बताऊं, यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आई वो आई थी 0.9 ppm। अच्छा, ppm में हम इनको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं, 0.9 ppm, फिर इसकी आई 1.3 ppm 2 डिग्री की, एंड 3rd डिग्री की आई 1.7 ppm। एक्सपेरिमेंटल डाटा में बता रहा हूँ, हमें डेल सी सबसे कम लग रहा था, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जीओसी हमने अप्लाई की। जीओसी हमें अप्लाई क्यों नहीं करनी है एनएमआर के अंदर, ये भी सुन ले, क्योंकि जीओसी में हम जब पढ़ते हैं तो वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल को रखा जाता है, फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन एनएमआर के अंदर मैंने शुरू में इसलिए बताया था, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो वहां पर जीओसी के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। बोलो ये बात याद रहेगी क्या। तो करे क्या कि आंसर ऐसा है, इसका जवाब देता है फील्ड इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स इन एनएमआर, फर्स्ट the only first way is to apply field effect and steric effect to calculate chemical shift। लिख देता हूं मैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन और स्लैश कार्बन के अंदर हम क्या जान रहे हैं।
फील्ड इफेक्ट जिसे हम स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। स्टेरिक का नाम आते ही, फील्ड का नाम आते ही क्या नाम क्लिक करना चाहिए दिमाग में? दैट इज क्राउडिंग। एक और बात सुन ले ध्यान से, जितनी ज्यादा क्राउडिंग, हिंदी में लिख देता हूं, जितनी ज्यादा क्राउडिंग उतनी ज्यादा डीशील्डिंग। जितनी ज्यादा डीशील्डिंग, हायर द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, मतलब ये भी कह सकता हूं इसके साथ साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नोट ज्यादा होगी। तो देखना ये जो HC था, इसके ऊपर ये देखो, इससे अटैच क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, मोस्ट लिख दूं। 2 डिग्री देखना, ये HB था, ये मैं लिख दूं मीडियम, और फिर HA लिख दूं लीस्ट क्राउडिंग। तो मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लीस्ट रही होगी तो मतलब लीस्ट डीशील्डिंग का मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम रही होगी। डाटा मैंने आपको बताया। बोलो फील्ड इफेक्ट आया क्या समझ में? नेक्स्ट फैक्टर क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट का? वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखना वहां पर भी हमने गलती करी थी GOC लगाकर। सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन HA, HB, HC। GOC क्या कहता है? GOC कहता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या ये ऑर्डर सही है? जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सही है क्या? अच्छा, S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ये रहा SP, ये रहा SP2 और ये रहा SP। तो डेल C ग्रेटर देन डेल T ग्रेटर देन डेल B ग्रेटर देन डेल डेल्टा ये ऑर्डर होना चाहिए GOC के अकॉर्डिंग। बोलो, लेकिन एक्सपेरिमेंट डाटा कुछ और कहता है। उसने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, इसकी तो हमें पता है 0.9 ppm, C ऑप्शन की थी 2 ppm और B ऑप्शन की थी। सडन डेविएशन आता है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। 6.5 to 8 ppm ये सडन डेविएशन आता है। 0.9, 6.5 सडन, फिर एकदम से कम 2 ppm। तो ये सडन डेविएशन किस लिए आया? ये बताता है एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। और याद क्या रखना है? GOC नहीं लगानी है। GOC इज अ गेम ऑफ फूल्स इन NMR, और फील्ड इफेक्ट सबसे पहले लगाना है। अगर आपको जानना है एनिसोट्रोपिक इफेक्ट तो आप हमारा लेक्चर चेकआउट कीजिए, मैं वहाँ का कंक्लूजन बता देता हूँ।
एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा, फिर बेंजीन की, फिर कंजुगेशन जहाँ हो रहा है, और फिर एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। सो फॉर डिटेल यू कैन चेक आउट दैट लेक्चर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे क्वेश्चंस को लेके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।